Hello, friends, and we are taking up a question on sociology, paper one, part one, or you can say it is mentioned in the early part of the syllabus. And the question is, So the question says, write a short note on sociology as a byproduct of industrial revolution. हाँ, बाई प्रोडक्ट, यानी कि sociology as a byproduct of industrial revolution. That means industrial revolution went on to bring fundamental changes, but sociology was one of the byproducts. तो आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म एक्ट एज सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। बात तो बिल्कुल सही है, वो एक तरीके से सोशल पॉलिटिकल फोर्स है। दीज इंटेलेक्चुअल करंट्स, वेरी गुड लाइन, शेप द सोशल सेटिंग्स ऑफ 19th and 20th century that deeply impacted the development of sociology। तो इंटेलेक्चुअल करंट्स ने सोशल सेटिंग्स पे इंपैक्ट डाला और उससे सोशियोलॉजी पे इंपैक्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को भी ले आइए, चलिए आगे। रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू नियर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। ट्रेडिशनल ऑर्डर कोलैप्स हो गया, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब डर्कहाइम ने कैसे किया? सोशल डिसऑर्डर। वेयर एज टॉकविली ने उसको बोला कि ये रिवोल्यूशन हुआ ही क्यों, ये इसके आने से जो है कंडीशंस बहुत अजीब सी हो गई हैं। चलिए आगे। तो आपने उसके बाद एग्जांपल बताया, चेंज इन मेन एंड वुमेन रिलेशन, वो थ्रेट आ गया है ट्रेडिशनल सिस्टम के लिए, ट्रेडिशनल सोसाइटी के लिए। कैपिटलिज्म से इनकम इनइक्वलिटी आई, पॉवर्टी आई, डिवीजन ऑफ लेबर, एलिनेशन आया। और डर्कहाइम ने भी इसको मतलब वी कैन रीड इट क्लियरली बिकॉज इट इज ब्लर्ड, बट देन एज वी कैन मेक आउट कि ग्रोइंग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे लाइफ पर कैसे इंपैक्ट पड़े। तो कंडीशन जो है वो इस तरीके की हुई कि जिनसे रेशनैलिटी और नॉन रेशनैलिटी दोनों जो फैक्टर सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इंपैक्ट हुए भी और इंपैक्ट करते भी हैं। अब आपने कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम सबको आपने बताया कि क्या इल इफेक्ट्स है कैपिटल सोसाइटी के, तो पॉइंट वो सोशियोलॉजी का बोल रहे थे, ये वाला एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आपने चैलेंज और चेंज बताया, थ्योरी बता दी, एडम स्मिथ की थ्योरी बता दी। तो यहां से आंसर टूट जाता है, और वो जो ओरिजिनल आंसर था उसके हम उसको एग्जैक्टली नहीं पोर्ट्रे कर पाते। हमें ओरिजिनल आंसर को लेके चलना है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बाई प्रोडक्ट कैसे है, उस बात को बार बार लेके आना है। उस डिमांड को हमें इसको लेके चलना है। आंसर ठीक है, आपने एलिमेंट सारे डाले हैं। सोसाइटल चेंजेस आपने बोली, सोसाइटल ऑब्जेक्टिविटी की बात की, काउंटर आर्गुमेंट की बात की, चलिए आगे। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि कैसे जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है सोशियोलॉजी के साथ बाई प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जुड़ा हुआ है। सो वी कैन रीड द मॉडल आंसर। सोशियोलॉजी डिसिप्लिन बताई हमने, तीन बड़े डेवलपमेंट की शुरू में बात की, रेनेसा, इनलाइटनमेंट और फ्रेंच रिवोल्यूशन, सिंपल सी बात की। इंडस्ट्रियल क्या है? मास प्रोडक्शन, चीप। हम भी बता सकते थे कि असल में इंडस्ट्रियल है क्या, मास प्रोडक्शन चीप स्केल पे। और ठीक है, ये पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सोशल पर्सपेक्टिव की जहां तक बात है हमने भी बात की, लेकिन हमारे सेंटेंसेस थोड़े और सिंपल हो सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो चेंजेस आए, प्राइवेट प्रॉपर्टी लिख दिया, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, चलिए आगे। वेज लेबर वर्ड, ये बहुत अच्छा एलिमेंट है, बहुत अच्छा वर्ड है। और ये हमने लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हमने भी की। वुमेन चिल्ड्रन जो है वो मार्केट और लेबर फोर्स का पार्ट बन गए, लैंड एक प्रॉपर्टी बन गया, वेल्थ जो है तो सिंपल पॉइंट्स लिखे, एकदम चेंजेस लिख दिए। लेकिन दीज कंडीशंस जो बताई, इससे लोगों की जिंदगी में जो तूफान आया, सोशियोलॉजी उससे निकल कर आया। हमने भी ये बात बताई, लेकिन बाद में हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारे स्ट्रक्चर पे हम वर्क कर सकते हैं। एमाइल डर्कहाइम ने इसीलिए थ्योरी दी ऑर्गेनिक सोलिडारिटी की, यानी कि जस्टिफाई किया उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का। कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, यानी सोशियोलॉजी बाय प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके कारण अगर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स कुछ अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं तो उन्होंने इससे इसको जोड़ दिया। सोशियोलॉजी वेस्ट अमेरिका पहुंचा, उन्होंने पार्सन्स की बात की, मर्टन की बात की, जिसको हमने भी स्टडी किया है। और उन्होंने वास्ट सोशल चेंजेस को सोशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू मतलब कि अपनी थीसिस के थ्रू बताया। तो पॉइंट ये है कि आंसर को बहुत ब्रॉड रखना है, उसको जनरलाइज थोड़ा करना है, लेकिन वी हैव टू ब्रिंग की एलिमेंट्स इनटू इट। आंसर वो भी ठीक था, लेकिन ये ब्रॉड है, ये नॉन एकेडमिक भी है, ये थोड़ा सिंपल भी है। सो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, टच करते हैं अगर अलग अलग चीजें, अपनी थिंकिंग से लिखते हैं, थोड़ा इनोवेटिवनेस से लिखते हैं, थोड़ी हैंडराइटिंग पे भी हम वर्क करते हैं, इट इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। So let's be more communicative, let's be more confident, let's be more open, let's practice more with happiness, and definitely way ahead will be more clearer, bringing success in the preparation. Thank you very much.